going to discuss about um, today we are going to discuss about the 11th October. Actually, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाया तो सारी आज ही बना रही हूँ। एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ की तो आज ही कंप्लीट कर दूंगी, जून के मंथ की रह जाएंगे। अदरवाइज आई वाज मेकिंग जून मंथ से वीडियो ऑन विद अक्टूबर स्टैटिक क्विज। तो बट अभी 2-3 दिन की मेरी रह गई है तो आज ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो लास्ट वाली 10th अक्टूबर वाली थी वो भी इकोनॉमी पे बेस्ड थी, ये भी इकोनॉमी पे बेस्ड है। सो लेट्स डिस्कस। तो अगर हम थोड़ा रिवाइज करना चाहें तो क्या आप सब रिवाइज करेंगे? हमने देखो हम बात करते हैं कि चलिए 2015 में क्या होता है, एक 2015 में क्या होता है कि गवर्नमेंट और आरबीआई डिसाइड करते हैं कि हमें ना एक एक फ्रेमवर्क जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पर वो एग्री करते हैं दोनों। और 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लुएंशियल टारगेटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसको स्ट्रेचरी बिट्स प्रोवाइड करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है उसको भी क्या कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है। ये तो हो गई वो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है कि भाई अगर हम ये मान के चले ना कि हमें एक पर्टिकुलर मान लो हमें 4% की इन्फ्लेशन रखनी है, उतना ये टारगेटिंग हो गई। दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट और एक होती है ये फ्लेक्सिबल, राइट। स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमें 4% ही रखनी है, उसके अलावा कोई कुछ भी चीज़ें होती रहे, वी विल नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वी विल ओनली कंसर्न अबाउट दैट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि वी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर इंटरेस्ट रेट है उसके उसके उनको भी इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली जो ये फ्रेमवर्क जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस पे एग्री हुई थी गवर्नमेंट आया उसमें क्या था कि जो प्राइमरी कंसर्न होगा वो क्या कंसर्न होगा, वो प्राइस स्टेबिलिटी होगा। लेकिन उसके साथ विद इन द थॉट इन द माइंड इज द ये जो ग्रोथ को भी इंश्योर किया जाएगा। साथ साथ में ग्रोथ का भी जो है क्राइटेरिया वो साथ में लेके चलेंगे कि ग्रोथ भी इंश्योर की जा सके, राइट। तो उसमें हमें क्या डिसाइड किया था कि 4% की टारगेटिंग हमने की थी +-2, यानी कि जो लोअर टॉलरेंस लिमिट है वो 2 है और अपर है वो 6 है। अगर आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी भी उसमें इंक्लूड की गई थी। अगर ऐसा कुछ होता है कि लिमिट क्रॉस होती है तो आरबीआई अकाउंटेबल है, ये उसको आरबीआई को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस आपकी पॉलिसीज में या फ्रेमवर्क में कहाँ कुछ कमी रह गई या किस और रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि टॉलरेंस से अबव चली गई वो चीज़ें। उसमें जो इन्फ्लेशन इंक्लूड की जाएगी वो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने इंक्लूजन इंक्लूजन होगा। इसके अलावा जो 20 और 21 में एक रिपोर्ट आई थी, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, जिसमें उसमें कहा गया था कि जो ये टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो ये है वो वाला बैंड वो कंटिन्यू करेगा, दैट इज अप्रिशिएट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, वो अप्रिशिएट है। और उसमें ये कहा गया था कि जो ये भी है जो टारगेटिंग है वो कितनी बार होगी, हर साल हर 5 साल में एक बार होगी। उसमें ये भी डिसाइड किया गया था। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बेसिस कहाँ से है कमेटी के, देखो 2014 की बात, शायद आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उदित पटेल, उनके उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बननी चाहिए, स्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये उसकी रिकमेंडेशन थी पहली बार। अब ये जो कमेटी है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 किसके होते हैं, ये क्या होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जैसे रेपो रेट, रिसर्च रेपो रेट, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये है इंस्ट्रूमेंट है, ये टूल्स हैं, उनको उनके थ्रू ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। जैसे रेपो रेट हो गया, जो बैंक रेट प्रोवाइड जो इंटरेस्ट बैंक पे करते हैं आरबीआई को, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है किसको, इसको बैंक्स को। अकोमोडेटिव पॉलिसी, इसके अलावा जो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी थी ये अकोमोडेटिव हो गई। अदर टाइट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अकोमोडेटिव में बेसिकली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पब्लिक में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाएंगे तो पब्लिक सप्लाई बोरिंग इंक्रीज कर जाएगी, पब्लिक में मनी इंक्रीज कर जाएगी। टाइट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, बोरिंग रिड्यूस हो जाती है, मनी अमंग द पब्लिक इज ऑल्सो रिड्यूस हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, जब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग या सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डे टू डे बेसिस के लिए। इसके अलावा ये जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या बैंक की स्टेबिलिटी के लिए, इसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें क्या है, इंटरमीडिएटरीज होते हैं कि पब्लिक से डील नहीं करता डायरेक्टली बैंक, किससे डील करता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनके साथ, ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने वैसे तो हमने ये भी देखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट क्या है,
करंट अकाउंट क्या है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो क्वेश्चन आए हैं और अभी मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि हमने किस-किस चीज़ पे फोकस किया था। ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किए थे, तो इसलिए मैं ये आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे कि प्रोडक्शन जो टैक्स होता है वो क्वांटिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन पे लगता है, क्वांटिटी पे इसका कोई वो नहीं होता। और जो प्रोडक्ट टैक्स होता है वो पर यूनिट प्रोडक्ट के हिसाब से लगता है, पहली बात। इसके बाद क्या है कि देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सॉरी फैक्टर कॉस्ट में से अगर आप प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करेंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, टैक्स क्या होगा ऐड होगा और सब्सिडीज क्या होंगी माइनस होंगी, वो क्या आ जाएगा बेस प्राइस आ जाएगा। उसी बेस प्राइस में अगर आप प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि नेशनल देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो विद इन द टेरिटरी ऑफ आपकी जो विद इन द टेरिटरी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो किस में आएंगी, ये जीडीपी में आएंगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगी। पहली बात जीडीपी में तीन तरह के मेथड होते हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। इसके अलावा जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो जो कंट्रीज के जो सिटीजन है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी, यानी कि अगर वो कहीं एक्सटर्नली अगर कहीं बाहर रह रहे हैं दूसरे दूसरे मुल्क गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने देश में कर रहे हैं, वो नेशनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल जो यहाँ पे हो रहा है इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन या सर्विसेज का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो इंडियन के जो आउटसाइड है रेजिडेंट वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है। आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू बिकॉज देखो मैंने इतना ये जो मेरे पास मुझे ये लैपटॉप का ही वो यूज करना पड़ा तो इतना ज्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पे, इसलिए ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। हाँ ओके। हमने इसके अलावा हमने ये भी फैक्टर कॉस्ट हो गया, जीडीपी हो गया, ग्रोस वैल्यू एडिशन और जीडीपी में क्या रिलेशन है। जीडीपी में अगर आप टैक्सेस को माइनस कर देंगे सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा ग्रोस वैल्यू एडिशन। इसलिए जब अगर टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास या टैक्सेस गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है तो उससे क्या होगा ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा रिड्यूस होगा। ये हमें ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखते हैं। इसके अलावा हमने जीडीपी डिफ्लेटर जो करंट ईयर है जीडीपी, इसके अलावा जो बेस ईयर की जीडीपी है उसको डिवाइड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो होता है कंजप्शन पे डिपेंड, जीडीपी डिफ्लेटर है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ओके other than this if there is anything in okay एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड में जैसे कि व्हेन डिमांड इंक्रीज लाइक सडन जब लॉकडाउन सडनली ओपन हुआ था तो उसमें क्या होता है सब लोगों की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, प्रोडक्शन वाज लिमिटेड एट दैट टाइम एंड द डिमांड वो क्या हो गई थी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, तो बेसिकली क्या हो गया वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई राइट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाए, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल है अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो जो आउटपुट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कंज्यूमर के पास उसकी कॉस्ट भी उसको बढ़ के मिलेगी। इसके अलावा जैसे अगर वेजेस कहीं पे भी इंक्रीज हो रहे हैं वर्कर्स के तो जो प्रोडक्ट वो जो जितना भी वो कंज्यूमर को उसका बेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्कर की अगर वेजेस इंक्रीज हो गई उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा महंगा हो जाएगा एज द आउटपुट द कंज्यूमर, इसको बोलते हैं वेज पुश या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है ओके ये हम देख चुके हैं वेरी नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो, बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं, एक बार हम अगर अपने बुक स्टडी कर लेंगे तो वो हो जाएगा। इसके अलावा देखो हमने ये भी देखा था कि एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है यानी कि कंप्लीट इन्फ्लेशन ऑफ नहीं होता है उसमें जो टैरिफ लगते हैं या फिर और भी जो भी लगाते हैं, लेकिन जब फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो कंप्लीट इंटरनल बैरियर एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल बैरियर राइट एंड बट ये जो डिफरेंट 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 होते हैं कॉमन बैरियर जो होते हैं जो आप नॉन मेंबर के साथ जो आपके एग्रीमेंट्स हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कस्टम यूनियन की उसमें जो नॉन मेंबर के साथ भी जो आपके बैरियर हैं वो क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, इंटरनल बैरियर क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। जब हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं जैसे कस्टम यूनियन हो गई उसके बाद जो कॉमन मार्केट आ गई, कॉमन मार्केट में जो आपके जो देखो इंटरनल बैरियर तो एलिमिनेट हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो आपके नॉन मेंबर है उनके साथ जो आपके एग्रीमेंट है वो भी क्या होंगे कॉमन होंगे। इसके अलावा जो ये क्या होता है ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है या लैंड है लेबर है कैपिटल सॉरी कैपिटल है या लेबर है वो भी क्या है फ्रीली मूव करेंगे। जब हम उसके आगे थोड़े से बढ़ते हैं तो उसके जैसे कॉमन मार्केट के आगे आते ये क्या है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में बेसिकली क्या होगा जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होंगी जैसे फिस्कल पॉलिसी होंगे मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो भी क्या हो जाएंगी कॉमन हो जाएंगी। जैसे यूरोपियन यूनियन देख लिया वो एक इकोनॉमिक यूनियन है। इसके अलावा बात करते हैं ये
मार्केट यूनियन आई थिंक उसका नेम कर रहे थे हम उसको, जिसमें करेंसी भी कॉमन हो जाती है। जैसे यूरोपियन यूनियन में के जो 18 देश है वो यूरो को ही करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि दिस इज मोर ये एडिशनल फीचर उसमें हो जाएगा उसमें, जैसे कि इकोनॉमिक यूनियन के बाद शायद मार्केट यूनियन था जो हमने डिस्कस किया था, वो हो गया। तो एक जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया लास्ट क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन। किस सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन लीड हो सकती है, चलो देखते हैं। पहला है स्लेगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। स्लेगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड मतलब इन्होंने स्लेगिश कहा है, तो हम ये हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उससे कैसे इन्फ्लेशन होगी। मतलब अगर ज़्यादा पैसे होते लोगों के पास और वो एक प्रोडक्शन लिमिटेड है, मनी ज़्यादा है, तो पिछली डिमांड पर इन्फ्लेशन हो जाएगी। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई तो कैसे इन्फ्लेशन होगी। अगर ज़्यादा ही मनी आ जाए लोगों के पास, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे। प्रोडक्शन लेवल सेम था लेकिन एक्सपेंडिचर लेवल इंक्रीज कर रही है, डिमांड और ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा मनी है, तो उससे इन्फ्लेशन आई थिंक इससे रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेटिंग सप्लाई, ऑफ कोर्स दिस इज द ट्रू, राइट। स्लगिश ग्रोथ कैसे डिमांड को इंक्रीज करेगी जब ग्रोथ ही इतनी लो हो रही है, लोगों के पास ग्रोथ कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, पैसे कम है, तो कहाँ से डिमांड आएगी। ओके तो हम मान के चलते द फोर्थ इज द आंसर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कम्बैट इन्फ्लेशन। ऐसा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे कि ना तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी जो इन्फ्लेशन टारगेट है इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ओके ऑप्शन नंबर वन, इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पुलिस। अब मतलब सीरियसली इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऐसे कौन से मेजर ले सकती है जो इन्फ्लेशन को कम्बैट करेंगे, ठीक है। अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो उससे क्या करेंगे हम, डिफेंस पे अपने सारे एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे, वो भी नॉन प्लान यानी कि प्लान भी नहीं, नॉन प्लान यानी कि प्लान नहीं किया हुआ भाई ये लगा दो डिफेंस पे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, पुलिस पे लगा दो सब कुछ, ऐसे कौन करेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब ऐसे थोड़ी ना कम्बैट होगी। तो पहला हम मान के चलेंगे रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, ये कम्बैट करने का तरीका है। हम और आंसर देख लेते, देखो रिडक्शन इन द, देखो इन्फ्लेशन है, राइट। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी बहुत ज्यादा हो गई है, उसको कम करना है बेसिकली, जितनी या तो डिमांड की वजह से होगी या कॉस्ट पुश की वजह से हो गई, दैट डिपेंड ऑन द कौन सी इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि पैसे की वैल्यू गिर गई है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑफ कोर्स दिस कैन बी द ट्रू, राइट। सपोज करिए इन्होंने क्या किया, रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो आप रिड्यूस कर देंगे तो क्या करेंगे, मान लो एक 100 रुपए है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो यानी कि 100 रुपए में से आपको 10 रुपए रखना अलाउ, रखने ही रखने, बाकी 90 रुपए को आप लोन कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैश रिजर्व रेशियो पे। लेकिन अगर कैश रिजर्व रेशियो में रिड्यूस कर दो तो अब आप क्या, आपको कितने रखने हैं अपने पास, रिड्यूस करने के बाद 5 रुपए रखने हैं, 95 रुपए आप लोन कर सकते हो, 95 रुपए लोन कर सकते हो, तो मतलब क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करेगी, उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उससे, ठीक है। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, अगर आप ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्ट पे तो उससे क्या होंगे, हम्म, ये तो था ही नहीं, ये भी नहीं था, सॉरी ये भी नहीं था, तो ये थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, मान लो अगर आप इंटरेस्ट इंक्रीज कर दोगे ना सेविंग पे, तो बेसिकली जितना भी एक्स्ट्रा मनी पब्लिक के पास है, सारी पब्लिक क्या करेगी, जल्दी जल्दी से बैंक में जाएगी और अपने पैसे सेव करेगी, लो लो भाई सेव कर लो, और हमें ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है, अब इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों कोई अपने पास पैसे रखना ही क्यों जाएगा, जब उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में, तो सारे उठाएंगे अपने मनी और जाके कहाँ रख देंगे, बैंक में रख देंगे, लो भाई हमारा इंटरेस्ट अभी बढ़ा के दो अच्छा खासा पैसा। उससे क्या हो जाएगा, मनी इन द, जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट गोना कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। लेकिन वेट, यहाँ पे बात हुई है गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट थोड़ी कैसे रिड्यूस करेगी, कैसे रिजर्व रेशियो कैसे रिड्यूस करेगी, ये तो आरबीआई का काम है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, एक्चुअली आई एम थिंकिंग ये गवर्नमेंट कैसे करेगी, राइट। अगर एक्चुअली ना
मैं सोच रही हूँ, देखो सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत होगा ना तो आपको वो चीज़ ज़्यादा मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए याद रहेगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। जो आपका जो माइंड है, जो नेगेटिवली ओरिएंटेड है और जो रॉन्ग वे में वर्क करता है, चीज़ों को एक रॉन्ग वे में गेसिंग करता है, दैट दिस इज़ हाउ यू कैन एलिमिनेट बाय लुकिंग एट योर आंसरिंग पैटर्न, राइट? जैसे कि मैं अपना देख रही हूँ गेसिंग पैटर्न कितना रॉन्ग है। देख, अगर सपोज करते हैं, मुझे सच में जेन्युइनली मैं एक फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ अपने दिमाग में कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट को, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कम्बैट होगी। अगर मान लो सरकार ने सब्सिडी दे दी, अगर सब्सिडी जैसे किसानों को ही सब्सिडी मिलती है, किसानों को सब्सिडी मिलती है तो वो जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे चावल गेहूं प्रोड्यूस करेंगे, कम लागत में प्रोड्यूस करेंगे। एक वो वही यूरिया 500 रुपए का डाले और एक वो यही यूरिया 2-2 हजार का डाले, तो क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, किसानों को भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन मैं बस ये समझ पा रही हूँ इसका इन्फ्लेशन से कैसे लिंक है इन दोनों चीज़ों का। क्या सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, ये सारी चीज़ें, उससे इन्फ्लेशन में क्या? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेट्स सी, एक्चुअली आई विल नॉट गोना आंसर दिस क्वेश्चन, सो लेट्स। So question number 3, core inflation is the measure of total inflation within an economy including commodities such as food and energy price. Of course core inflation ये नहीं होती, इसके अलावा हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे core inflation को, ओके, इन द नेक्स्ट। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अदरवाइज हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। एंड अनदर इज, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, गलत हो गई शायद। कोर इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या इंक्लूड करती है? फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या है कि कोर इन्फ्लेशन टिपिकली राइज एंड फॉल मोर ग्रेजुअली देन इन्फ्लेशन इन द फूड एंड फ्यूल। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ऑफ कोर्स, क्योंकि फूड एंड फ्यूल की तो इन्फ्लेशन क्या होती है, बहुत अब्रप्टली, आज इतना प्राइस हो गया, आज घट गया, आज ज्यादा हो गया, तो इनमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं कंपेरिजन टू कोर इन्फ्लेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describe the entrenched inflation? Inflation due to cut in supply of key commodity because of the negative economic shock. ये भी मैंने पढ़ा था कहीं, entrenched inflation, और ये भी मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे genuinely, that's very bad news for me. My memory genuinely needs, मुझे genuinely बादाम खाने की जरूरत है। God. So the following statement best describe the term entrenched inflation. Inflation that tends to stick around even after the immediate problem that spurred in on have resolved. Okay, inflation that is due to temporary problem and is rectified once the underlying problem are resolved. Inflation due to the price level increase at very rapid rate. तो जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, जो ये एंट्रा, देखिए इंट्रांस का मीनिंग तो होता है जैसे जैसे मैंने पता है, आरोपित होना, डीप रूटेड समथिंग, screen supply comes because of negative influence. Infants tend to stick around even after the immediate problem that probably not have resolved. Actually मुझे यही लग रहा है बी वाला थोड़ा बहुत, अगर मेरे हिसाब से, I'm not saying that I'm right. Okay, consider the following statement. The Laffer curve is an economic concept that states that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. The Philip curve is an economic concept developed to show the relationship between tax rates and the amount of tax revenue collected by governments. Which of the above statements are incorrect? I am sorry, I am not remember Laffer curve and Philip curve, and people are gonna laugh at me, but that is true. I will be very clear. Answer. Okay, यही तो हमने बताया था शायद, ये तो हमारा ठीक ही था, जहाँ तक हमें याद है ये तो बिल्कुल ठीक ही था, इसमें और कोई लग ही नहीं रहा था कहीं भी तरह से। Demand pull inflation is a period of inflation which arises from rapid growth in aggregate demand. True. It occurs when economic growth is too fast. If aggregate demand rises faster than productive capacity, then farm will respond by putting up prices.
क्रिएटिंग इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स ये तो वही बताने चाह रहा है। देखो, मान लो 2 बोतलें हैं पानी की, लेकिन उनको खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो बेसिकली क्या करेंगे, उनका ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज करना है। मान लो एक पर्सन कहता है कि 10-10 रुपए की बोतल लाओ, 10 रुपए मुझसे लो, मुझे पानी दे दो। दूसरा कहता है नो, अगर 2 ही बोतलें हैं लेकिन मुझे भी चाहिए, तो मैं आपको 12 रुपए देता हूँ, प्लीज मुझे दे दे। तीसरा कहता है नहीं नहीं, मुझे ज्यादा प्यास लगी, मैं आपको 15 रुपए देता हूँ, प्लीज मुझे दे दे। 15th हुआ कहेगा मैं आपको 50, 25, 30, 40, 100, 200 इतने रुपए देता हूँ, मुझे दे दे। तो कुल मिला के क्या होता है, जब सप्लाई कम हो, प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो कम हो, लेकिन डिमांड राइज कर जाए, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन लीड करेगा। उसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखा, मैंने यही बोला था, लेकिन मुझे ना ये श्योर नहीं हुआ था कि जो गवर्नमेंट है इसको या आरबीआई का कॉन्सेप्ट लगा के पूछा हुआ है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड सेविंग ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट अट्रैक्ट पीपल टू पार्क देयर मनी इन द बैंक, व्हिच इन टर्न हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या मतलब था इसका। तो इसमें आई थिंक वही लाइन लिखी हुई है, इसमें क्या बताने वाली बात है कि अगर आप, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट पूछा था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ठीक है, वैसे तो जैसे अगर आरबीआई अपने रेट्स में चेंज करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे भी चीजें चेंज हो जाएगी। और जब रेट्स इंक्रीज करते हैं तो डिपॉजिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे जो मनी है उस पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देंगे। नंबर 3, इसमें हमने क्या कहा था, क्या हमने कुछ कहा था, देखो ये दूसरा तो हमने, ओके, हाँ दूसरा, ओ नहीं नहीं, ये तो शायद मैं हमने गलत मार्क किया है मैंने। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट इज द इन्फ्लेशन रेट व्हेन प्राइस ऑफ फूड एंड फ्यूल आर टेकन अवे। ये तो मैंने, हाँ यही मैंने, मुझे याद आ रहा था। कोर इन्फ्लेशन टिपिकली राइज एंड फॉल मोर ग्रेजुअली देन इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। rise and fall more gradually देन इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइस है वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं ना, उसमें देर वेरी लेस ग्रेजुअली होते हैं, स्लोली होते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। the following statement best describe the term entrance. Oh wow, I made it right, right? If inflation one were entrenched, entrenched का मतलब तो deep rooted या कुछ भी आरोपित हो जाना, it would mean that price would not come back down, and then the new price we see in the market would be more permanent fixture in the economic life of citizen. Entrenched inflation tend to stick around even after the immediate problem that sub, sub okay. I think this is tip of tongue. पर ओके, माय गॉड, इसको भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही थी मैं। इट ऑन हैव रिजॉल्व। तो ये तो हो गया कि इन्फ्लेशन अगर वो बाद में भी स्टिक कर जाती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, सफर इट ऑन हैव रिजॉल्व, राइट। जो भी अगर प्रॉब्लम है उसके बाद भी वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंच इन्फ्लेशन। ओके, हाँ ये क्वेश्चन था जो मुझे जनरली नहीं आता था, तो मैं इसको एक बार इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम राफर कर्व की बात करते हैं और फिलिप कर्व की बात करते हैं। तो फिलिप कर्व क्या होती है, इकोनॉमिक कंसेप्ट डेवलप्ड बाय ए डब्ल्यू फिलिप, stating that the inflation and employment have a stable and inverse relationship। तो जो फिलिप कर्व है वो ए डब्ल्यू फिलिप ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि मान लो सपोज दिस एंड दिस, ओके, give me a minute people, ओके लेट मी हैव पेन। ये हो गई इन्फ्लेशन और ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया था कि जैसे अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि ग्रोथ इंक्रीज करेगी। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी और जॉब क्रिएशन होगा, अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी वो रिड्यूस करेगा। पर ये जो इसको क्वेश्चन कर दिया गया फ्लिप को, कब, जब इनकरेक्ट तो दोनों ही थे इसमें। इसको क्वेश्चन कब किया गया, 1970 में, जब अमेरिका में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हुई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था स्टैग्फ्लेशन के टाइम पे। वैसे लाफर कर्व किसने इंट्रोड्यूस किया है, लाफर कर्व एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से ऑर्थर लाफर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है ये इस तरह का कर्व है। ओके ओके, ये है टैक्स रेट और इधर है जो गवर्नमेंट टैक्स, टैक्स जो कलेक्ट करती है, जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो।
इन्होंने कहा है कि भाई अगर मान लो जैसे टैक्स कलेक्ट कर रही है तो ये पर्टिकुलर इस तरह से चल रहा है, भाई टैक्स रेट इतना हो गया तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इतना हो गया गवर्नमेंट का, टैक्स रेट इतना कर दिया तो उन्होंने टैक्स इतना हो गया। अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हाई अमाउंट ऑफ टैक्स रेट कर दे, बहुत ज्यादा का जो टैक्स रेट कर दे, तो उसके बाद रेवेन्यू गवर्नमेंट का 100% नहीं होगा, उसके बाद रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि जो लोगों के काम करने की जो वो है इंटेंशन है वो रिड्यूस की जाएगी, बिकॉज़ उन्हें लगेगा कि जो हम मैक्सिमम जितनी अर्निंग कर रहे हैं वो सारी हमें किसी को देनी पड़ रही है। हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट फॉर नो रीज़न। सो बेसिक रीज़न तो होते हैं ऑफ कोर्स, जैसे हेल्थ सर्विसेज़ हो गई, लेकिन उसमें उन्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे पूरे देश की हेल्थ सर्विसेज़ का ठेका हमारी टैक्स ने थोड़ी ले रखा है, इसमें सबको ऐसा ही लगता है। तो बेसिकली क्या करेगा, उससे लोगों की जो एबिलिटी, जो वर्क करने का जो इंटेंशन है वो रिड्यूस होगी, तो मैं तो जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी रिड्यूस कर जाएगा। बेशक चाहे टैक्स रेट उन्होंने ज़्यादा कर रखा हो, उसके उतना मैक्सिमम रेवेन्यू उनका उतना नहीं होगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। तो बेसिकली एक सर्टेन जो टैक्स होता है 0 टू 100 के बीच में, एक पर्टिकुलर टैक्स रेट पे उनका जो गवर्नमेंट है वो बिटवीन होना चाहिए मैक्सिमम कलेक्शन के लिए। तो ये लाफा का ने इनको ये डिस्कस किया है। सो फॉर टुडे इसके अलावा वो तो हम सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पीपल। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, जैसे जैसे रिवर भी डिस्कस कर लेंगे। हम ना कुछ अनदर कंसेप्ट डिस्कस किया करेंगे, जैसे स्टैटिक क्विज़ होगी, उसके बाद एक और कोई कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, या रिवर जो है वो डिस्कस कर ली, गंगा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज़, ताकि हमारे ज्योग्राफी का भी थोड़ा-सा पोर्शन होता रहे। स्टैटिक क्विज़ में ये क्वेश्चन भी आते रहेंगे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पर स्टिल एक थोड़ा होता है ना कि आप डाइवर्स चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो आपके मोर न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं माइंड में। So thank you for listening today. Already is 26 minutes long. Okay.